आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली कुछ लम्हे फ़ुर्सत की बिताने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ और आज के इस ख़ास शुमारे का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछली बार हमने शांभवी जी से बात करी थी, तो चलिए आइए फिर से उनसे कुछ बात करते हैं और बिज़नेस की कुछ टिप्स जान लेते हैं। तो हमारे साथ है शांभवी जी। शांभवी, आपका हमारे आज के ख़ास एपिसोड में बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा कारीगर और जो उनकी कला है वो बहुत अच्छी है, उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके डिज़ाइंस किससे इंस्पायर्ड हैं और क्योंकि आप डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखती हैं और फिर आपने बिज़नेस शुरू किया, तो उसका बैलेंस कैसे बनाती हैं? मैं कहूँगी कि अगर बिज़नेस स्ट्रक्चर है तो डिज़ाइन कहीं ना कहीं उसका सोल है। उसका तालमेल बनाना, हाँ मैं कहूँगी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो डिज़ाइन है, बैक एंड में पीछे हमें जो काम रहता है वो कई चीज़ें होती हैं कि आप क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करें कि वो आपके बजट के दायरे में भी रहे, सामने वाले की ख़रीद के दायरे में भी रहे। तो हाँ, ये चीज़ का तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड ने वो चीज़ अचीव कर ली है, जहाँ पे हमें हमारे हिंदुस्तानी जो ख़रीदार हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो हम दे पा रहे हैं। वहीं रही डिज़ाइन किस चीज़ से इंस्पायर हुई है, तो मैं कहूँगी हमारा जो काम है वो हिंदुस्तानी क्राफ्ट्समैन, उनके कारीगरों का मिक्स तो है ही, उनकी शैली से मिलता जुलता है, बट कहीं ना कहीं एक जापानीज़ स्कैंडिनेवियन जो डिज़ाइन सेंस है, जापानी भी जिसे कहते हैं, जो आजकल काफ़ी चल रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो जो आपको आम तौर पर जो जिसकी सज्जा सज बहुत ज़्यादा ब्लिंगी जैसे कहते रहते हैं, वो उस तरह से हमारी नहीं है, हमारी थोड़ी सिंपल रहती है। कई जैसे हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, मैं कहूँगी जैसे राजा रवि वर्मा रहे हैं, काफ़ी हमारे नामी पेंटर रहे हैं। वहीं एशिया में हमारे एक एंड्रे फ्रू करके हैं, जो कि ही इज़ ऑल्सो अ रियली बिग डिज़ाइनर। उनके डिज़ाइंस को लेके मैंने कई चीज़ें कंसेप्चुलाइज़ की हैं। और आप देखेंगे सबसे बड़ी बात हमारे देश में ये है कि हमारे घर में लोग खुद से ही काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। हर घर में आप देखेंगे, चाहे वो चिकनकारी का काम रहे, टेक्सटाइल्स में रहे, या तंजावुर की एक पेंटिंग ही रहे, तो साज सज्जा की कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी घरों में एक इंस्पिरेशन तो रही है। उसी को लेके कहीं ना कहीं मैंने अपने प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें कंसेप्चुलाइज़ की हैं और एक तालमेल बैठाया है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका इंस्पिरेशन इंडिया से ही रहा है और डिज़ाइन जो हम देखते हैं, तो थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में और बात करेंगे कि बिज़नेस में क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मार्केटिंग होती है, आपने अकाउंटेंसी की बात करी, और कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि दिमाग में रखने पड़ेंगे एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके खुद के प्रिंसिपल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बिज़नेस में कई बार आप सुनेंगे कि एक कहावत मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ सल्यूशन टू समबडीज़ प्रॉब्लम, कि सामने वाला इंसान के पास ऐसी क्या चीज़ है जो उससे नहीं हो पा रही है, जिसको आप दे सकते हैं। ये चीज़ कोर रखते हुए कहीं ना कहीं ब्रांड की भी शुरुआत हुई थी, जहाँ मुझे लगा कि हाँ, हमारे घरों में फर्नीचर तो आए दिन कई कई ऐसे ब्रांड्स हैं, बट वो एक चीज़ जो मिसिंग थी, वो मुझे ये लगता था कि एक सिंपल डिज़ाइन बट फंक्शनल डिज़ाइन। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल्स, आप क्या चाहते हैं किसी को देना, आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है। उसके अलावा हर चीज़ जो होती है वो आपके ऑनेस्टी, आपके विजन से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैंने एक चीज़ हमेशा जो रखी ज़रूरी अपने अपने हिस्से में, वो ये थी कि मेरे कारीगरों को उतनी इज़्ज़त मिले जो मैं अपने मन से उनको देना चाहती हूँ।
हमारा काम जो है, हमारे काम की जो पूरी नींव है वो कहीं ना कहीं हमारे कारीगर हैं, और जहाँ उनको इज़्ज़त मिलती है उतने ही मन से वो चीज़ करते हैं। तो एक अपने मन में वो एक ऑनेस्टी रखना कि आप सामने वाले को जो चीज़ दे रहे हैं वो वही है वो जो मांग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी बिज़नेस के सेंस में अकाउंटिंग और मार्केटिंग जैसे मैंने कहा वो है ही। उसके अलावा कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको खुद से रिसर्च भी करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका शौक़ है कोई कपड़े में या टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। उससे रिलेटेड कई चीज़ जो हैं वो आप रिसर्च करें, ताकि आपको अपनी शौक़ के बारे में और जानकारी मिले और उसके हिसाब से आप चीज़ें और बढ़ा सकें। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मुझे ये जानना है कि आपने कहा कि आप अपने कारीगरों को इज़्ज़त वो देना चाहती थी ऑनेस्टी के साथ। तो जानना चाहूँगी कि जो औरतें हैं उनको आपके बिज़नेस से कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, और जो औरतें आपके साथ काम कर रही हैं या फिर बिज़नेस करना चाहती हैं, उनका क्या स्कोप है एक बिज़नेस फील्ड में? जी, जी। ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कहीं न कहीं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करी है कि मेरी टीम में चाहे हों या जो हमारे आस-पास अगर कोई वेंडर भी रहें, तो वो कुछ तो ख़ैर अपने आप से भी हुआ और कुछ कई बार ऐसे हुआ कि हाँ, मैंने कॉन्शियसली कोशिश की कि हम उन्हीं से जुड़ें कि जो फीमेल सेंट्रिक है। इसकी कई वजहें भी थी। एक तो ऑफ़ कोर्स कि मैं चाहती थी कि हाँ, हमारी औरतें आगे बढ़ें। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि खाने में भी हमारे देश में रहे चाहे या बाहर बाकी देशों में भी घर में खाना औरतें ही बनाती हैं, बट ज़्यादातर शेफ़ जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार आपको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती या आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई कम इंटेलिजेंट है या अपनी उस जगह में इतने नॉलेजेबल नहीं है। वैसे ही इंडियन घरों में, हमारे देश में औरतें जो हैं वो डिज़ाइन सेंस में बहुत आगे रही हैं, बट कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई या उनको वो पुश नहीं मिल पाया। हमारे कारीगरों में भी कई ऐसे काम हैं जो हम औरतों से करवाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो पॉलिशिंग हो। मार्केटिंग में भी मैं कहूँगी कि कई चीज़ें जो हैं हमारी फ़ीमेल सेंट्रिक टीम है, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी की हो, वीडियोग्राफ़ी की रहें या सोशल मीडिया हैंडलिंग की भी रहें, तो कई चीज़ें हैं। आपसे शुरुआत होती है कई चीज़ों की। आप खुद से अगर अपने ब्रांड को उस तरह से करें कि जहाँ पे आपको बढ़ावा हो, तो क्यों नहीं हम और औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। बाकी जो इंसान या जो औरत इस फील्ड में आना चाहे, मैं कहूँगी कि शुरुआत आप इसी से करें। एक सोशल मीडिया का पेज बनाएं, कंसिस्टेंटली उसमें पोस्टिंग भी करें, अपने आसपास लोगों से फ़ीडबैक लें, अपने दोस्तों से फ़ीडबैक लें, तो कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जैसा कि आपने कहा कि औरतों को आपने बहुत आगे लाने की कोशिश की, तो ऐसी कौन सी औरत या कौन सी एक ग्लोबल आइकॉन बिज़नेस की रही हैं जिससे आप इंस्पायर्ड हैं या आपको जिसने इंस्पायर किया? ये काफ़ी क्लीशे रहेगा जवाब, बट मैं कहूँगी कि मेरी माँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं, और सिर्फ़ इस वजह से नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे हर चीज़ का प्रोत्साहन दिया, बट इसलिए भी क्योंकि डिज़ाइन जो एक एसेंशियल जो शैली रही है हमारे देश में, उस चीज़ से मुझे जुड़ाने का उनका बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि रोल रहा है। चाहे वो आपके अजरक के प्रिंट्स हो या आपके कांजीवरम का सिल्क हो, उन चीज़ों से भी कई बार आप डिज़ाइन के बारे में समझते हैं, चाहे वो पैटर्न्स में हो, चाहे वो किस चीज़ के साथ क्या चीज़ जुड़ती है, क्या अच्छी लगती है। उसके अलावा मैं कहूँगी कि जिन्होंने मुझे कई तरह से एक तरह मोटिवेट किया या अपने
ऊपर उतना कॉन्फिडेंस लाने की सीख दी है वो है मिशेल ओबामा। और मैं कहूँगी क्योंकि मिशेल ओबामा अपने में ही एक रोल मॉडल रही हैं, जबकि उनको जाना जाता था ज़्यादातर उनके पति के वजह से, जो ओबामा प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के। आप मानिए कि खुद से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाया, इस तरह से आगे रखा कि वो अपने में जानी गई, जबकि उनके खुद के पति पूरे विश्व में इतने ज़्यादा मैं कहूँगी बलशाली रहे या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे। तो वो चीज़ उनसे मैंने सीखी है कि आपका चाहे जो भी दायित्व रहे, अपने आप को इतना कभी किसी चीज़ में ढलने ना दें, किसी चीज़ में झुकने ना दें कि आप खुद से खिल के बाहर ना दिख सकें। तो ये दोनों मैं कहूँगी औरतों का काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर एक इंस्पिरेशनल पावर रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि मिशेल ओबामा आपकी इंस्पिरेशन है, मगर जब हम इंडियन ऑडियंस में देखते हैं तो हमारी जो औरतें हैं उनके पास कई बारी पैसे नहीं होते या घर वाले पढ़ाना भी नहीं चाहते कई लोगों को। तो आप कैसे बताएंगी या उनको क्या बोलेंगी कि पहले क्या वो कोई कोर्स ज्वाइन करें, या फिर अगर उनकी नौकरी है और वो बिज़नेस करना चाहती हैं तो वो नौकरी से बिज़नेस में कैसे स्विच करें? इसके ऊपर थोड़ा आप अगर एडवाइस दे सकें तो। जी, मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल देख के आपको बताती हूँ कि पहले मैं खुद भी जॉब करती थी, नौकरी करती थी। कई समय मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ में करने की कोशिश की, जहाँ मैं ना अपनी नौकरी को उतना टाइम दे पा रही थी, ना अपने काम को। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा कि खुद से एक आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा था कि आप किसी के लिए काम भी करते हैं तो उसमें भी आपको अपने आप को उतना ही देना चाहिए जितना आप अपने शौक़ के लिए दें। पर ये कहते हुए मैंने अपनी नौकरी के साथ कई समय दिया, जब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं फाइनेंशियली अपनी जॉब से इतनी संतुष्ट हो गई हूँ जहाँ मैं अपने शौक़ को भी उतना समय दे पाऊँ, तब मैंने वो पड़ाव लिया, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, यहाँ से अपना समय ख़त्म करके अपने शौक़ को और टाइम दे सकती हूँ। मैं कहूँगी ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक फ़ाइनेंशियल कुशनिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। जो भी औरत अपने काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि जब तक आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस ना आए तब तक इस चीज़ में ना पड़े। हाँ, शौक़ के तौर पे चीज़ें शुरू ज़रूर करें। अब सोशल मीडिया में पेज बनाने में तो कोई पैसे आपके लगते नहीं हैं, दिन के 2-3 घंटे से भी अगर आप शुरुआत करें तो वो चीज़ कर सकते। रही बात उनके लिए जो कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई चीज़ की शुरुआत कर सकें, तो मैं कहूँगी कि समय के साथ चीज़ें सीखें। जैसे आपने कहा कि कोर्सेज़ हैं, कई हमारी इंटरनेट में आजकल चीज़ें हैं, हमारे सरकार के द्वारा भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुफ्त में अवेलेबल होती हैं, तो वो करें, लोगों से सीखें, अपने शौक़ को पहले इतना बिल्डअप करें कि आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें इस चीज़ की इतनी सीख हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% कि आप पूरे ही विद्वान हो जाएं। आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं सीख रही हूँ, जो सीखती हूँ हर दिन। तो उस पड़ाव के बाद हाँ, आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम अपने जो हैं शौक़ को वो एक बिज़नेस के रूप में करें। और जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल कुशनिंग बहुत ज़रूरी है या इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, तो कोई स्टूडेंट है जो कि चलिए सोशल मीडिया पे भी उसने स्टार्ट कर दिया, क्या वो फ्रीलांस करे थोड़े दिन और फिर और उसमें लगाए पैसे, वो स्विच कैसे करे कोई अगर स्टूडेंट है तो? इंटर्नशिप्स भी मैं कहूँगी कि एक बहुत अच्छी सोर्स होती है आपकी नॉलेज गेन करने के लिए। हमारे खुद के ब्रांड में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं। उनका मोटिव यही होता है, मैं कहूँगी कि अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने चीज़ें सीखी हैं वो रियल लाइफ में आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सके उसको जानें, और फिर आगे उनका जो भी मकसद रहे, चाहे वो अपना खुद का बिज़नेस करें या कोई बड़ी फर्म ज्वाइन करें। तो हाँ, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि कोर्स तो रहा ही, इंटर्नशिप्स भी रहती हैं। कई बार आप किसी
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ जुड़ जाएं, कुछ पार्ट टाइम कर रखें, तो उन सब चीज़ों से भी आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो मिल पाएगी। बाकी थ्योरेटिकल के लिए तो इंटरनेट आपका है ही, आप यूट्यूब पे घंटों घंटों वीडियोस देख सकते हैं, कई चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो है। हमारे साथ आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। नाजरीन, क्या आपको पता है कि सबसे पहले चूड़ियाँ किसने पहनी और क्या है चूड़ियों की कहानी? आइए चलिए जानते हैं। लाल, पीली, नीली, गुलाबी, खन खन खनकती ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत और दिलकश नजर आती हैं। यूँ तो हर खातून की ड्रेसिंग टेबल पर सजने संवरने के कई सामान मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अजीज होती हैं ये चमचमाती रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये आमतौर पर हर खातून की ड्रेसिंग टेबल की जीनत होती है और बस जब कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होना होता है तो झट से अपने सूट से मेल खाती हुई चूड़ियाँ हाथों में सजा लेती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि चूड़ियों की तारीख 50,000 साल पुरानी है? जी हाँ, कदीम जमाने से इनको आराइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कंगन पहने जाने का सबूत पाया गया। साल 1973 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में एक खातून का बुत मिला जिसके हाथों में चूड़ियां सजी हुई थीं, जिससे पता चलता है कि कदीम जमाने से ही चूड़ियां खवातीन का कितना पसंदीदा गहना है। अब दौर बदल गया है, लेकिन चूड़ियों का चलन तो आज भी है। बाजार में सोना, चांदी, मेटल और कांच की चूड़ियां दस्तयाब हैं। इनकी डिमांड को देखते हुए मुख्तलिफ डिजाइनर्स की चूड़ियां भी बनाई जा रही हैं। फिर भी कांच की चूड़ियों का एक अलग ही मकाम है। ये खास तौर पर नई नवेली दुल्हनों के हाथों की जीनत होती है। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद दुनिया भर में कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर रहा है। कई मराहिल से गुजरने के बाद ये चूड़ियां कारखानों में तैयार की जाती हैं। शहर हैदराबाद खूबसूरत लाख की चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ का लाड बाजार चूड़ियों, मोतियों और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है और यहाँ दूर दूर से खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। बेहतरीन और जायकेदार खाना भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन उस खाने को पकाने के पीछे की मेहनत को यह खातून ही समझ सकती है। यूँ तो कुछ मर्द हजरात भी खाना पकाने में काफ़ी माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी बावर्ची खाने में अमूमन ख्वातीन ही नज़र आती हैं। सब्जियां काटना, छीलना, बनाना और फिर बाद में किचन की साफ सफाई और फिर टाइम से सबको लंच पैक करके देना, इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए आज किचन में कुछ स्मार्ट वर्क करने की टिप्स ही जान लेते हैं। कई सब्जियों में प्याज और लहसुन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती और प्याज को काटने, छीलने और पकाने के इस अमल में काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर क्यों ना आप ये काम पहले ही करके रख लें। जिस दिन भी आप थोड़ा सा फ्री हो, कढ़ाई में तेल डाल लें, फिर कटे हुए प्याज को उसमें डालकर 2-3 मिनट तक तल लें। इसी तरह लहसुन की कलियों को भी भून लें और फिर इनको किसी जार में स्टोर करके रख लें। ये चीज़ें 7-8 दिन आराम से चल जाएंगी। इसे पीसना हो या फिर ऐसे ही डालना हो, बेफिक्री से बिना टाइम गवाए इसको इस्तेमाल करें और अपना कुकिंग टाइम सेव करें। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम चाहेंगे आपसे इजाज़त। आदाब।